गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में, मंदिर निर्माण शैलियाँ, धार्मिक क्षेत्र में क्या बदलाव आए, भाषाओं के क्षेत्र में, चाहे वो दक्षिण की हो, उत्तर भारत की हो, मध्य भारत, पूर्वी, पश्चिमी, इन सभी को हम मूल रूप से तैयार करेंगे। ये चैप्टर हमारे कल्चर और प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर प्रीलिम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या कहता है, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। आप लोग जज करते हैं ना भाषा से। इस समय यूपीएससी भी जज करने लगी है लोगों को भाषाओं से। इंग्लिश एलीट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनका बोलबाला रहता है। जितने भी टॉप हायर एजुकेशन होते हैं उनमें, तो हम भाषाओं से ज़्यादातर सामान्य तरीका यही है, हम भाषाओं से जज करते हैं। जैसे कोई भोजपुरी अगर किसी बड़ी सिटी दिल्ली जैसे महानगरों में कोई भोजपुरी बोलता हुआ मिल जाएगा तो उसको बड़ा पिछड़ा हुआ, है ना, ऐसा समझा जाता है। तो जबकि ये क्या है, ये हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। किसी भाषा से किसी को जज करना मूर्खता है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि भाषा सिर्फ जो आपका व्यक्तित्व है, जो आप चीज़ें जानते हैं, उसको परिभाषित करने का तरीका है। ओके, इसके अलावा भाषा कुछ नहीं है। चाहे आप हिंदी में बात करो, जिसमें आप पारंगत हो, जिस भाषा में आपको बेहतर लगता है कि नहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हो, वो बेहतर भाषा है। जब हम किसी को व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। तो इस तरह भाषाई आधार पर विविधता भारत में बहुत है। 22 भाषाओं को हमारी राजकीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है ना। और एग्ज़ाम भी हमारे ज़्यादातर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं वो लैंग्वेज के बेस पर होते हैं। लैंग्वेज उसमें एक खासा रोल अदा करती है। यूपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी लैंग्वेज एक खासा रोल अदा करती है। देखा होगा आपने, हर बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम से कम तर होता चला जा रहा है। उसका रीज़न है कि बेतरतीब भाषा। क्योंकि जिन बच्चों को भाषा की, इंग्लिश भाषा की बहुत अच्छी समझ नहीं है, उनका पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह हम में से प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जुड़ा करते हैं। ये भी है भोजन। जैसे मछली भात खाना है तो आप जितना कोस्टल एरिया देख लीजिए तो यहाँ आपको लगेगा जैसे बंगाल है, मछली भात वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। वस्त्र, कपड़े, भाई लद्दाख चले जाओ तो वहाँ मोटे मोटे कपड़े और पूरा बंद वाले कपड़े मिलेंगे क्योंकि वहाँ ठंड होती है। आप मध्य भारत में आ जाओ, इस समय गर्मी पड़ रही है तो अधनंगे लोग घूम रहे हैं। काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, इससे भी हम लोगों को जज कर सकते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। और कोई भी परंपरा है, जैसे भाषा है जिसका 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास है अपना, जिसमें काफ़ी अच्छे साहित्य लिखे गए, है ना, लोगों की बहुत बड़ी एक आबादी है जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे राजकीय भाषा का दर्जा दे देते हैं। उसी तरह हमारा जैसे शास्त्रीय नृत्य है जिसका 1500-2000 वर्ष पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं, अच्छा खासा साहित्य है उनका, अच्छे खासे भाग में प्रसिद्ध है, उनकी एक अपनी एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो उसको हम शास्त्रीय संगीत के रूप में, शास्त्रीय नृत्य के रूप में हम उसको विभाजन कर लेते हैं। तो कोई भी, चाहे चित्रकला हो, संगीत हो, काव्य हो, नृत्य हो, भोजन हो, वस्त्र हो, भाषा हो, हम इन अस्मिताओं को यह मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये काफी लंबे समय से हमारे आसपास व्याप्त हैं। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय में इनकी यह भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ बदलती हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। भाई चेंज तो हर चीज में होता है, कोई भी हमेशा एक समान नहीं रहता। आप लोग भी जब गांव से तैयारी करने के लिए आए हैं तो अलग प्रकार का माहौल बना के रखे होंगे, लेकिन जब तैयारी करते करते आप अपने आप को विकसित कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे होंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की प्रक्रिया आप जानने लगे होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि चीज़ें बदलती हैं, कुछ भी एक सा नहीं रहता। यह सृष्टि परिवर्तनशील है। अगर एक जगह रुक गई ना, जैसे कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, ठीक है, तो रुकना नहीं है, बदलते रहना है, चलते रहना है।
ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं, है ना। कभी कभी अपनी अस्मिताओं को लेकर के आपस में टकराई, है ना, युद्ध हुए। आप प्राचीन काल से मध्य काल में देखते आओगे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, विविधता के आधार पर, खान पान के आधार पर ये युद्धों के प्रमुख कारण रहे हैं ना। आज भी हम लड़ झगड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं, जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। ये बेहतर तरीका हो सकता है। अगर किसी को जानना चाहते हो तो उसे बोलने दें। देखो, सिंपल तरीका है, अगर आप किसी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको बोलने का मौका दें। अगर किसी को बोलने नहीं दोगे, समझोगे उसको कैसे? आई बात समझ में? तो आदान प्रदान, तो ये क्या होना, संस्कृतियां एक दूसरे के जब संपर्क में आई, ठीक है, तो दोनों चीजें क्या हुई, आपस में संपर्क में होने से जो बेहतर तरीके से विकसित हो सकते थे उनको विकसित किया गया। कुछ परंपराएं तो विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों के में एक समान प्रतीत होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर वो नया रूप ले लेती हैं। बात समझ में है ना? तो चेंज हर जगह होता है। अब जैसे चेर और मलयालम भाषा का विकास, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो चेर कब है? चेर है 9वीं शताब्दी में केरल में, जो आज हमारे प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिम भाग है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि लोग वही जानते थे। ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का अभिलेख है, देख सकते हो ये भाषा, ठीक है। तो ये द्रविड़ भाषाएं हैं, है ना, ये याद रखना, द्रविड़ भाषाएं हैं। तो भाई जिस भाषा को, जैसे अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाया, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया, है ना, प्राकृत भाषा में लिखवाया, उधर अरमाइक खरोष्ठी लिपि में लिखा है उत्तर पश्चिम भारत में। क्यों लिखवाया? भाई वहां के लोग इन्हीं भाषाओं को जानते थे, इसी भाषाओं में पारंगत थे। तो लोगों को, जब लोगों को समझाना है अपनी बातों को, तो उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। आप किसी हिंदी भाषी क्षेत्र चले जाओ और इंग्लिश में पेल के लेक्चर दे आओ, कोई समझेगा? नहीं समझेगा, ठीक है। या आप दक्षिण में चले जाओ और वहाँ के लोग जो है हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है। वहाँ हिंदी में आप लेक्चर मार के चले जाओ तो कोई समझेगा? नहीं समझेगा। तो वहाँ क्या, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। तो सरकारी अभिलेखों में, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, इसने क्या किया? इसने लोकल लैंग्वेज को आत्मसात किया और उन्हीं पे उपदेश दिए, उन्हीं लैंग्वेज को आधार बना के, चाहे प्राकृत हो, ब्राह्मी लिपि हो, ब्राह्मी भाषा हो, ठीक है, इन आधार पर लोगों की समझ में ज्यादा आया। तो उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से यह एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग में खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, ठीक है। और यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, याद रखना, लीला तिलकम 24वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और ये व्याकरण और काव्य शास्त्र विषय है, ठीक है। और ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यह दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा, यानी मलयालम भाषा और संस्कृत भाषा का मिला जुला रूप है। ये एक साथ प्रयोग करी गई, ठीक है। तो लीला तिलकम किस भाषा में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया? मणि प्रवालम। मणि का मतलब होता है हीरा और मूंगा, प्रवालम का मतलब मूंगा, क्योंकि प्रवाल से ही तो मूंगा बनता है, ठीक है। तो ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा अर्थात मलयालम भाषा के एक साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आत्मसात हुआ ना, दो भाषाएं आत्मसात करके एक नई शैली निकल करके आई। तो लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का काव्य विषयक और व्याकरण विषयक ग्रंथ है। ओके, आगे क्या कहा गया है? बालभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की लघु मूर्तियां, ताम्रपत्र की पांडुलिपि, उड़ीसा, है ना। जगन्नाथ परंपरा कहाँ है? जगन्नाथी संप्रदाय उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। शासक और धार्मिक परंपराएं, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरे उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा निकाली जाती है, और किसकी याद में? ये बालभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ की मूर्तियां निकाली जाती हैं।
जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। मैंने एक बात बताया था, कृष्ण, विष्णु, राम, ठीक है, शिव, इन्हीं को आधार बना करके क्षेत्रीय देवताओं का अस्तित्व है और इन्हीं से बाद में इनको जोड़ दिया गया। आपने पिछले चैप्टर में आपने क्या भक्तिकाल पढ़ा, तो भक्तिकाल में देखा गया होगा जैसे वरकारी संप्रदाय था, विठोबा, विठोबा विष्णु को आधार बना करके देवता बने। तो जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो जगन्नाथ है, ठीक है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है जगन्नाथ मूलतः स्थानीय देवता थे। आगे चलकर इनका विष्णु का रूप मान लिया शेड्यूल ट्राइब्स के देवता रहे होंगे, बाद में इनको विष्णु के रूप में आत्मसात कर लिया गया। ये है बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। ओके, बीच वाले जगन्नाथ है, एक तरफ बालभद्र है, एक तरफ सुभद्रा है। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के अत्यंत प्रतापी राजा आनंद वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यहाँ क्या हुआ कि ईश्वर ने हमें क्या बनाया है, ईश्वर ने हमें नियुक्त किया है। उसका प्रतिनियुक्त का मतलब ये होता है ईश्वर द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो जगन्नाथ को अपना राज्य अर्पित कर दिया। याद रखना है, क्या याद रखना है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर किसने बनवाया था, अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने, ठीक है, 1230 में। 1230 के पहले 1230 में तो अनंग भीम ने क्या किया, अनंग भीम थर्ड अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को दे दिया और स्वयं को प्रतिनियुक्त बना लिया उनका। बात समझ में आई। ज्यो ज्यो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल है, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी है, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। अब मंदिर उस समय राजा महाराजा क्यों नियंत्रण करते थे, एक तो धन था, सबसे ज्यादा आक्रमण मंदिरों पे ही होते थे, दूसरा सामाजिक सत्ता का केंद्र थे, जिसका अधिकार मंदिर पे होता था वो क्या करता था, समाज भी उसी के साथ खड़ा हो जाता था, क्योंकि समाज को धर्म से आस्था थी। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर यंत्र प्राप्त करने से स्थानीय जनता उनका शासन स्वीकार हो जाएगा, स्थानीय जनता उनका शासन स्वीकार कर लेगी। ये होता था पुराने काल में। उसी तरह अगर उत्तर पश्चिम भारत में देखें तो राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में को, जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे, बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स जैसे भील वगैरह वहां बड़ी आबादी में रहते थे। आज भी जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूताना कहते हैं, वहां भी रहते हैं। यह भी सत्य है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदान की। ये संस्कृत परंपराएं वहां के आदर्शों, शासकों के आदर्श अभिलाषाओं से घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। ओके, लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग कर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे पृथ्वीराज, अध्याय 2 में आपने पढ़ा, एक ऐसा ही शासक था। ऐसे शासक अनेक सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं। आपने पृथ्वीराज मूवी देखी है, अक्षय कुमार अभिनीत, ठीक है, द्वितीय, है ना। आपने याद नहीं आ रहा है, सती से संबंधित कई सारी मूवियां देखी हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र के बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया। और बड़ी सूरवीरता के गीत गाए जाते हैं। और चारण, भाट, ये क्या करते थे ना, उस समय काव्यों और गीतों को सुरक्षित रखते थे। ये सूरवीरों की कहानियों को सुनाते थे। तो अगर चारण, भाट आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि क्या काम था इनका, तो ये काव्य और गीतों को क्या संजोते थे और ये प्रशिक्षित थे इसी रूप में। और ये क्या करते थे, लोगों को सुनाते थे कहानियां। वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति में सुरक्षित रखते थे, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों के अनुकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें।
साधारण जन भी इन कहानियों की ओर आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्त, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। हमेशा वीर रस में लिखे जाते थे ज्यादातर। ठीक है, स्त्रियों को भी इसमें जगह मिल जाती थी, इन कहानियों में स्थान प्राप्त था। कहीं कहीं यह चित्रित किया गया, स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों के जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं को क्या किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ये है क्षेत्रीय संस्कृतियां। अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा आज भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। आई बात समझ में? ये था राजपूताना। ठीक है, और यहाँ पर सती प्रथा चल रही थी। क्या होता था, जब पुरुष किसी का पति खत्म हो जाता था या एक्सपायर कर जाता था, तो उसकी पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था, भांग वांग खिला करके, पेय पदार्थ, नशीले पदार्थ खिला करके। ठीक है, और एक प्रसिद्ध राजस्थान की कहानी भी है जिसमें सती प्रथा का काफी जिक्र आया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से वर्ण किया था। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी उन पर आक्रमण करता है और वो क्या करती हैं, महारानी का मुझे अब नाम, पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसी कहानी को आधार बना करके पद्मावती कहानी बनाई गई, मूवी भी आई थी। ठीक है, और उस मूवी में देखो दिखाया गया है कि कैसे सती प्रथा का वर्णन करती हैं पद्मावती। ओके, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि सूरवीरता की परंपराएं जिन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप से मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेकों भागों में से जुड़ी है। कथक, कथक शब्द का होता, कथा से निकला हुआ शब्द है। संस्कृत में कथक बोलते हैं। कथक अन्य भाषाओं की कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। जो लोग ये कथाकार हाव भाव संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। होता ये है कि मान लिया जैसे आप कोई गीत गाते हो ना, तो एक्टिंग करते हो। एक्टिंग का मतलब भाई हाव भाव दिखाओगे ना गीत गाते समय, तो उसी तरह कथावाचक क्या करता था, भाव भंगिमा बनाता था, और वही नृत्य का रूप ले लिया, कथक बन गया। ठीक है, कथावाचक को 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। पहले ये मंदिरों वगैरह में होता था। ठीक है, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। राधा कृष्ण का प्रेम तो जानते ही हो, अमर प्रेम है ना, और हमेशा राधा कृष्ण गाया जाता है। और आजकल की माएँ अपने बच्चे को कृष्ण बनाना चाहती हैं, लेकिन बेटी को राधा नहीं बनाना चाहती हैं। ये भी हमारे यहाँ एक प्रकार की मतलब बेवकूफ़ी है कि बच्चे को तो कृष्ण बनाना है, ठीक है, लेकिन राधा नहीं बनाना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण के गुण क्या थे वो नहीं बताएंगे बच्चों को, कि पवित्र प्रेम था कृष्ण का। ठीक है, और उस तरह का प्रेम नहीं था आज जैसे कमरों में होता है कि प्रेम शुरू हुआ फोन से या रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ऑनलाइन शुरू हुआ और रूम पे जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसा प्रेम नहीं था राधा कृष्ण का, जन्म जन्मांतर का प्रेम था। ठीक है, तो उसी रूप में जिसे रासलीला कहा जाता है वो कथक का रूप ले लेता है। रासलीला में नृत्य के साथ कथाकार मूल भाव से जुड़े होते हैं। बात समझ में आई ना? अब मुगल बादशाह अभिजातों ने के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा। नाच गाना के शौकीन थे ना ये बादशाह लोग, है ना, तो वो नाच गाना सुना करते थे। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, वहीं एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान का एक जयपुर घराना, फिर लखनऊ का घराना, अब तो बनारस भी हो गया है, इंदौर घराना। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा 1850 से 75 के दौरान। ठीक है, ये देखो हाव भाव है, ऐसे हाव भाव भंगिमा बनाई जाती है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, ज्यादातर जगहों पर ये विभिन्न रंगमंचों पर गाया जाता है, पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, ठीक है, क्लिष्ट प्रस्तुति में और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों का प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। याद रखना है, ये बहुत पूछे जाते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। चोर लोग थे ना, वो तो क्यों पसंद करेंगे भाई, हमारे यहाँ की अच्छी परंपराओं को जाहिल लोग क्यों पसंद करेंगे? उनको तो हम पे शासन करना था, हमें नीचा दिखाना था, इसीलिए उन चोर लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, समझना भाई,
आप पढ़ाई करते हो, है ना, किसी एग्जाम में पास हुए, तो लोग तरह तरह की बातें हो कह सकते हैं ना, कि मान लिया रिश्तेदार वगैरह आपके आस पड़ोस के लोग जो आपसे जलते होंगे वो यही कहेंगे ना, अरे यार पास कर लिया किसी तरह कड़िल घसिल के, हो सकता है किस्मत साथ दे गई इसकी, नौकरी आप पा गए तो लोग कहेंगे किस्मत ने साथ दिया, वरना नौकरी आजकल कहाँ हो गई। अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई तो कहेंगे हुई सकत घुस दे के लिए हुए हूँ। तो इस तरह की बातें हुआ करती हैं, ठीक है, हुई सकत घुस दे के हुए हूँ। तो ये क्या होता है, ये मतलब ये चोर लोगों का तरीका होता है कि आपको नीचा दिखाना है। तो उसी तरह ब्रिटिश प्रशासक क्यों पसंद करेंगे भाई, फिर भी यह जीवित बचा रहा। यह गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। गणिका मतलब देखो, ये बुरा टर्म नहीं है, लेकिन वेश्या कहा जाता था उस समय। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई है, जैसे कचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ओडिशी है, असमिया है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में। अब शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? एक तो ये तरीका हो सकता है कि भाई धार्मिक विषयों से संबंधित जो भी नृत्य हैं उनको हम शास्त्रीय कह सकते हैं, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह कि शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो इस तरह के प्रश्न होंगे, 4-5 प्रश्न निकल के आएंगे, किसको आधार बनाया जाए, बेस किसको बनाया जाए। जैसे आप तैयारी करते हो, आपसे पूछा जाए आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हो, आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हो, आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हो, तो कोई ना कोई तो बेस होगा ना, आपका कोई आधार होगा कि इस कारण से आप आईएएस बनना चाहते हो, इस कारण से आप तैयारी कर रहे हो। बिना बेस के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जिंदा व्यक्ति वही होता है जिसके कह सकते हो जिसके माइंड में एक उसका मिशन होता है कि मुझे ये करना है आगे जा करके, और 4-6 अच्छे रिश्ते हों, दोस्ती का हो, यारी का हो, प्रेम का हो, कोई सा भी हो, 4-6 अच्छे रिश्ते हों जो समय पर काम आ जाएं, बस उसका जीवन बेहतर तरीके से कट जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां होने से, बहुत सारे पैसे होने से, बहुत बड़ी बिल्डिंग होने से सुख नहीं मिलता, ठीक है। सुख मिलता है मानसिक रूप से या मानसिक रूप से जब आपके पास अच्छे रिश्ते हों, आप अच्छा काम कर रहे हो और जो काम कर रहे हो वो काम आपको पसंद भी हो। ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपको पसंद ना हो लेकिन कर रहे हैं। आपके माता पिता से पूछिए, अगर गवर्नमेंट सर्विस करते होंगे तो बड़ा अजीब सा चेहरा लेकर के आते होंगे, तो उनसे पूछो। और जिनको काम अच्छा लग रहा होगा वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते होंगे। तो कभी पिता के हाथ में हाथ पकड़ के पूछो कि पिताजी जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको पसंद है, तो बताएंगे अपने जीवन के कुछ से। और देखो आज की दुनिया ऐसी है ना, जो रील्स पे इतनी दीवानी हो गई है कि अगल बगल कौन बैठा है पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से बात करनी है, और नई पुरानी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। बात समझ में आई ना। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आपकी रियल लाइफ में भी ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और नहीं एक दिन आप अपने पिता को देखोगे तो उनको झुर्रियाँ आ गई होंगी, आपका मन जो है ना धक्क से रह जाएगा, यार इतना टाइम वेस्ट किया, पिताजी से कभी बात नहीं करी। तो जब भी पिता सामने आए तो उनसे बात करो, उनको महसूस करो और उनसे पूछो उनके काम के बारे में, उनके आसपास के जीवन के बारे में, वो कैसा महसूस करते हैं। आप तो शहरों में रहते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ, लेकिन हो सकता है आपके पिताजी गांव देहात वगैरह में रहते हो, दूर हों, जहाँ इस तरह की गर्मी में पंखा भी ढंग से न चल रहा हो, लाइट भी ढंग से ना हो। हालांकि सरकार में लाइट तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पिता को झकझोर कर रख देती हैं, तो आपको पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है, वरना एक दिन ऐसा लगेगा कि यार पिताजी तो बूढ़े हो गए, पता ही नहीं लगा कब उनके कंधे झुक गए, कब उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई। मैं अपने पिता को देखता हूँ, बात करता हूँ उनसे, तो मुझे लगता है कि यार कितनी जल्दी, अभी तो हम जब बड़े हुए थे, अभी तो हमने चलना सीखा था और हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, है ना। तो जितना हो सकता है उनके लिए अच्छे काम कर लें। तो आगे चलते हैं। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य के रूप में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। यद्यप शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी हमेशा यह शब्दशः सही नहीं होता। अब कौन कौन से हैं, जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, कथकली केरल का है, ओडिशी ओडिशा का है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी है ना, कथक उत्तर भारत का है,
तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 मोहिनी अट्टम केरल का, है ना। कथक हो गए 8, मोहिनी अट्टम केरल का, कथक उत्तर भारत का 8 हो गए। ये 8 नृत्य आपके शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आ गई, याद रहेगा। ओके, फिर आते हैं संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। हाँ, इसको मैं बता देता हूं कि किस नृत्य को शास्त्रीय माना जाता है। देखो, जिसका अपना 1000-1500 वर्षों का अपना एक इतिहास हो, एक विशिष्ट शैली का अनुकरण करता हो, और शैली ऐसी हो जो क्या कहा गया है, लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती हो, है ना, अपने आप में अनूठी हो, उस तरह की विश्व में कहीं और न पाई जाती हो, भारत में तो पाई ही न जाती हो, तो उस तरह की कला शैली को हम शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखते हैं। ये क्या है, नवंश हैं जो शास्त्रीय नृत्य को बेहतर बनाते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। संरचकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा, एक अन्य परंपरा जो रीतियों से विकसित हुई, लघु चित्र जिनको बोलते हैं, छोटे चित्र, है ना, वह थी लघु चित्रकला परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों या कपड़े कागज पर चित्रित किया जाता है, जैसे मिथिला की आप देख सकते हो। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों, लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सबसे सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत के में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए किए गए थे। जैन ग्रंथों में इस तरह के चित्र मिल जाएंगे आपको। ये मुगल चित्रकला है। मुगल चित्रकला बहुत संरक्षित की गई थी। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों से क्या किया, अब्दुल समद जैसे लोगों से क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों में चित्रित करते थे ये लोग। ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। चटक रंगों से इसलिए चित्रित की जाती थी, तभी समझ में आएगा, लंबे समय तक टिकी रहेंगी। अब इस तरह के फिगर हैं, चित्र, ये सब पांडुलिपियों से लिए गए हैं, किताबों से लिए गए हैं। अगर इस तरह के ना होते तो इस तरह दिखाई देते हैं। देखो कितना बेहतरीन चित्र लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार, है ना, पर्सन के, पेड़ पौधों के ज्यामितीय चित्रों का अंकन किया जाता था। शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह, उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, सभी के लिए थे नहीं। आमजन भी चित्रकला का उपयोग करते थे, बर्तनों पर वगैरह आप देख सकते हो। मुगल साम्राज्य के पसंद के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए, क्योंकि भैया जिसकी ढोल उसी की बजेगी, है ना। आपकी नाव में छेद हो गया तो लोग आपकी नाव से निकल करके दूसरी नाव में चले जाएंगे, वरना बर्बाद होना तो थोड़ी है। जैसे इस बार देखा होगा, बहुत सारे कांग्रेस के, अन्य दलों के विधायक, सांसद क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी को, मूलभूत पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाने लगे हैं, भाजपा में जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा का समय अच्छा चल रहा है, अन्य लोगों का समय बुरा चल रहा है। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि यार सत्ता के साथ रहें, सत्ता के साथ चलें। ठीक है, आप लोग भी ताकत के साथ ही चलना चाहते होंगे। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों, राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। ओके, ये कलाएं फिर वहां पहुंच गए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा, है ना, उनका भी विकास किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों, उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। साथ साथ जैसे मेवाड़ शैली है, जोधपुर है, बूंदी है, कोटा है, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ये लोग अपनी परंपराओं को भी नहीं भूले, चित्रकला अंकन करते रहे। ये देखो, होली खेलते हुए महाराजा राम सिंह सेकंड द्वितीय, कितना बढ़िया दृश्य है। तो ये क्या है, ये उनकी क्षेत्रीय परंपरा है। ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द, हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया। इसे बसोहली शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ये शैली क्या है, प्रीलिम्स में काफी पूछी गई है, कभी कभी मेंस में भी पूछ ली जाती है। जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह भानुदत्त की रसमंजरी थी। 1739 के आक्रमण और परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों को छोड़कर के इन पहाड़ी इलाकों में बस गए, तो इसी समय इस शैली का जन्म होता है। राधा कृष्ण और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्रकला, और एक है कांगड़ा शैली। ठीक है, देखो कितनी बेहतरीन आर्किटेक्चर। बसोहली याद रखना है, बसोहली कहाँ, भावप्रवण शैली है, साहसपूर्ण शैली है, हिमालय के इर्द गिर्द तलहटी हिमाचल का मेन एरिया है। और ये कहाँ चित्रित की गई है, भानुदत्त की रसमंजरी में। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गया भाई। नादिर शाह का 1739 में आक्रमण हुआ, है ना, पूरी दिल्ली को लूट पड़ लिया, बहुत सारी चीजों को नष्ट किया उसने। तो ये चित्रकार वहां से भाग कर
जो इनको आश्रय देने वाला हुआ वहां रहने लगे। फलस्वरूप चित्रकारी की कंगड़ा शैली विकसित की गई है। 18वीं सदी के मध्य तक कंगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा स्रोत वैष्णव परंपराएं, ठंडे नीले और हल्के रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग, विषयों का कलात्मक कांगड़ा शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, याद रहेगा। स्मरण रहे कि स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों से जो कुछ बच पाते थे, ठीक है, कुछ ही बच पाते थे क्योंकि टूट फूट गए, खत्म हो गए। इसके विपरीत लघु चित्रों राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे ताकि वे सदियों तक सुरक्षित रहें। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, बंगाल की तरफ चलते हैं भाई। आज पूरा भारत घूमना है, उत्तर घूम ही लिया। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा जो बोले जाने भाषा के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। और कब हुई? प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत की उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? यानी इसका मूल कहीं और है। ठीक है, सबसे पहली बंगाल रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि। फिर क्या हुआ? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे। क्या हुआ इस समय? ईसा पूर्व, यानी इस समय क्या हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मौर्य वहां तक विजय कर लिया, कलिंग वगैरह उड़ीसा पहुंच गया, तो बंगाल तो उसके अंडर में था ही। और मौर्य साम्राज्य स्थापित होने के आसपास बंगाल उसके अंडर में आ चुका था। तो वाणिज्यिक संबंध जब उससे स्थापित हो गए, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने क्या किया? उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। ये सब क्या थे? सामंत के रूप में वहां बसते थे। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। फिर 8वीं शताब्दी में पाल शासकों का एक क्षेत्रीय उद्भव हुआ। उस समय दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ चुका है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो त्रिपक्षीय संघर्ष आपने देखा है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। तीसरे चैप्टर में 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया और उसे क्या बना दिया? सूबा बना दिया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो ये काल है, ठीक है, 14वीं 15वीं शताब्दी, जिस समय यह भाषा विकसित हो रही थी। बात समझ में आ गई? वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषाओं द्वारा एकबद्ध हो गया। जो भाषाएं थी, बोलियां थी, वो क्या है? बंगाली में सब वर्गीकृत, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोला जा रहा था ना, वो क्या हुआ? बंगाली समूह में सूचीबद्ध हो गया, एकताबद्ध हो गया, एकबद्ध हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया गया, और जैसे इंटीग्रेट हुआ भाषा बन गई बंगाली। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में बोलचाल की भाषा थी, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। ठीक है, इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का विशाल भंडार है इसके पास, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का ये हिस्सा बन गया है। ठीक है, याद रहेगा, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, साहित्य वगैरह में पूछा जाएगा। बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, तो दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जैसे मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, ये लिखा गया। दूसरा भक्ति साहित्य, जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य महाप्रभु की जीवनियां, ये क्या है? शुद्ध बंगाली भाषा में लिखी गई हैं। याद रहेगा, 6ठे अध्याय में आपने पढ़ा। 6ठे अध्याय का मतलब भक्ति काल में आपने देखा था। तो संस्कृत की बंगाली की 2 श्रेणियां, जो पहली श्रेणी है वो क्या है? संस्कृत से उपजी है, संस्कृत की ऋणी है। मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थ, मंगल काव्य का अनुवाद किया गया संस्कृत में। उसके दूसरी जो धारा है वो क्या है? संस्कृत से स्वतंत्र है। उनमें अन्य भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का, बोलियों का समावेश हो गया है, तो वो क्या है? वो बंगाली बन गई। याद रहेगा, ठीक है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे
मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। याद रहेगा, ये याद रखना है आपको। ये दूसरी श्रेणी है नाथ साहित्य की। अब मैनावती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर, नाथ लोग सन्यासी होते थे, तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे, सबसे कठिन सन्यासियों में एक माने जाते हैं। गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है या बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। धर्म ठाकुर का क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काष्ठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। धर्म ठाकुर क्या है? एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर पत्थर और काष्ठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ। ठीक है, इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर कोई डिस्करेज हो या परेशान हो, ठीक है, फेल होने के डर से डर रहा है, अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा हो, तो उसको इनकरेज करना है, उसे डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है। और कोई भी अगर डिमोटिवेशन फील करता है तो देखो, आप अपने पिछले काल के पिछले 2-4 वर्षों का जो आपने झेला है उसको देख लो। हमेशा समय बदला है और आप अच्छे समय बेहतर बने हैं, और यही बेहतर बनने की परंपरा हमेशा चलती रहेगी। आई बात समझ में? तो डिमोटिवेट नहीं हो, अच्छे से तैयारी करें यार, देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं देखा जाएगा। और प्रीलिम्स क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट है। थोड़ा भाषा के आधार पर विवाद हो जाता है, हर बार यूपीएससी अपना ट्रेंड चल देती है, और हिंदी माध्यम में इतना बेहतरीन मटेरियल हमें मिल नहीं पाता। अब तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अब दिक्कत ये है, एक टाइम था 2016-17 के पहले कंटेंट नहीं था ठीक, खासकर थर्ड पेपर और सेकंड पेपर का। अब तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अब तो ये आने लगा कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि हम शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या छोड़ना है, सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। ओके, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अच्छा अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच में की गई। दूसरी श्रेणी की कलाकृतियां क्या है? मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, और उनका काल निर्णय सही नहीं है किया जा सकता। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जहां ब्राह्मणों का प्रभाव था तो वहां तो क्या है, वहां पर संस्कृति बोली जाएगी। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण बंगाल में ये जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। कब? ये 16वीं शताब्दी का समय है। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, और ब्रह्मपुत्र वगैरह का पानी तो वहाँ बढ़िया आता ही था। सनई सनई स्थानीय मछुआ, स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे, किसान के नए समुदाय में मिल गए। तो ये एक चेंज हुआ। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, 1580 के बाद। तो फिर हुआ ये कि जब बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, तो पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित जो ढाका था उसको अपनी इन्होंने राजधानी बना लिया। अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आते थे। क्योंकि धार्मिक रूप से रूपांतरण भी करना था ना, तो इसलिए मस्जिदें, मदरसे वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया वहां पर, मुगलों का जब नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। ये नेता शिक्षकों, निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा कहते थे। ठीक है, तो ऐसे हुआ कि भाई जब पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित हो गया तो लोग उधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किए। और जब भाई नई जगह पर लोग जब तभी बसेंगे ना जब उनको कुछ आश्वासन होगा कि अगर यहाँ पर मई अनाज पैदा नहीं हुआ तो हम खाना क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है कौन देखेगा। तो जिन लोगों को यहाँ भेजा जाता था कि यहाँ की देखरेख करने के लिए, वो वहाँ के नेता बन गए, निर्णायक भूमिका अदा करने लगे, शिक्षक बन गए, मस्जिदें स्थापित करने लगे और लोगों को समझाने लगे। इस श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिकों, योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे इनमें। इसके पीर श्रेणी में
जीववाद क्या होता है? मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। सबसे बढ़िया बात करी है उन्होंने, जैन धर्म ने। ठीक है, उन्होंने कहा है कि किसी की हत्या नहीं करनी। अगर खेती करने से जीवों की हत्या होती है तो क्या है, वो भी खत्म कर दो, वो भी नहीं करनी। इसीलिए जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो उसके मानने वाले थे व्यापारी थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। ओके, अगर पीर एक्सपायर कर गए तो उनकी मजारे बनवा देते थे। लगभग बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जोरों पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर यह समाप्त हो गया। लगभग 300 वर्षों में क्या हुआ, मंदिर निर्माण से चरम पर थे। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों समूहों द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। अब जिसके पास बढ़िया पैसा होगा वही तो मंदिर बनवाएगा, गरीब आदमी थोड़ी बनवाएगा। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति, भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों, मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू अर्थात तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थकों से भी बने थे। अब वहां पर जो भी वो लगे हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अभिलेख, उनके माध्यम से पता चला कि ये समूह भी मंदिर निर्माण में सहायता करते थे और इनको उस समय ब्राह्मण लोग निम्न सामाजिक समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत करते थे। ओके, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से क्या हुआ, नए आर्थिक अवसर पैदा हो गए, नवीन अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों को क्या करा, लाभ उठाना स्टार्ट कर दिया। लोगों की सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार आया। उन्होंने स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, जैसे एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी, ये प्राचीन है, एक चौपाला मंदिर दाएं, ये प्रारंभिक है। ऐसे देवी देवता रहते थे, बाद में ऐसे बनने लगे। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये प्रारंभिक है। और जब आर्थिक अवसर पैदा हुए, अच्छा खासा पैसा आने लगा, व्यापार करने लगे, नए नए अवसर मिलने लगे, तो क्या हुआ, इस तरह के मंदिरों का निर्माण होने लगा, ईंट से, गारे वगैरह से। ये देखो गोपियों के साथ कृष्ण, ये है, उसके चारों तरफ देखो राउंड फिगर में गोपियां, इधर देखो गोपियां, मोर, पक्षी सब बैठे हुए हैं। श्याम मंदिर में पकी पट्टिया विष्णुपुर का है, ये बंगाल का। ठीक है, अब ब्राह्मणों को द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब ब्राह्मणों को लगा कि यार इनके पास पैसा आने लगा, और जब पैसा आने लगा तो क्या करें, उनको भाई मान्यता तो देंगे ही देंगे, मान्यता नहीं देंगे तो वो अपना कामकाज स्वयं शुरू कर देंगे। ठीक है, इन मंदिरों की शक्ल आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, चौचाला, चार छतों वाली होती थी, जो बाद में नवीन मंदिरों को निर्माण होना शुरू कर दिया तो दो चाला छतें पड़ने लगी, चौचाला छतें पड़ने लगी। इसके कारण मंदिर के स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी। ऊपर एक तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर वर्गाकार चबूतरे पर बनाया जाता था। ज्यादातर मंदिर वर्गाकार ही बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, उत्तर और दक्षिण के नागर और द्रविड़ शैली के अलावा। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी, सजावटी टाइल, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के जैसे बांकुरा जिले में विष्णुपुर में के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उच्च कोटि की पहुंच चुकी थी। उसके बाद आ जाता है भोजन, मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। जो ट्रेडिशन है ना, वो यही है कि आपके यहाँ अगर आलू दबा के होता है तो आपके खाद्यान्न में आलू सर्वप्रथम होगी। अगर आपके खाद्यान्न में चावल सबसे प्रमुख है, और सबसे प्रमुख कब होगा, जब उत्पादन शक्ति आपके हाथ में होगी, चावल का ज्यादातर उत्पादन हो रहा होगा। ठीक है, तो खाद्य का मतलब जैसे कोई मांस खाता है तो बड़े लोग मुंह बनाते हैं कि यार अरे मांस का भक्षण कर रहा है, ये है वो है। ठीक है, मेरा मानना है कि वो उसकी स्थानीय परंपराओं के अंतर्गत अगर उसकी खाद्य पदार्थ है तो उसको खाना चाहिए। फिर बात आती है कि क्या बीफ का मांस खाना चाहिए, तो भाई बीफ का मांस आपको देखो, एक अच्छा धर्म सहिष्णु लोग क्या होते हैं, सहिष्णु का मतलब होता है कि मान लिया एक समुदाय है जिसको गाय से प्यार है, ठीक है, अन्य पशुओं से प्यार ना हो वो भी चलेगा, मान लिया एक उसको ने अपना पवित्र पशु मान लिया, तो अन्य समुदाय के सदस्यों को ये सोचना चाहिए कि भाई लड़ाई झगड़ा क्यों करें, और जब इतना खाने को सब कुछ है
तो इसी के लिए लोग क्यों मरे जा रहे हैं, है ना। तो ये सब नहीं करना है, चरस नहीं बोनी किसी के लिए। क्या करना है आपको, लड़ाई झगड़ा ना के बराबर करना है। और इसको अगर वो पवित्र मानते हैं तो आप उसको आदर कर सकते हैं, ठीक है। और सहिष्णु समाज यही होता है। अब ये सहिष्णुता कहाँ हो गई कि बीफ का मांस खा रहे हो, दिखा के खा रहे हो। जैसे अभी चुनाव वगैरह में देखा होगा, ठीक है, कि वो कुछ पार्टियों के नेता वगैरह कहते हैं कि नहीं हम तो मांस भी खाते हैं। ठीक है, आपकी आदतों में शुमार हो सकता है, आपकी क्षेत्रीय संस्कृति में शुमार हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को मांस खाना अच्छा ना लगता हो, ठीक है। हो सकता है वो प्रकृति प्रेमी हूँ, जीव प्रेमी हूँ, तो उनके सामने ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत है। भाई खाना है, आराम से बैठ के खाओ, ओके। तो ये करना है, हमें सहिष्णु स्वभाव रखना है यार। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है। वहाँ मछली भी उत्पादन बहुत जोरों पर होता है और धान तो होता ही है, 3 फसलें ली जाती है, इसलिए स्वाभाविक है इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों का भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान होगा। भाई गरीब आदमी क्या करेगा, मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ये देख लो, एक कितने बेहतर पेंटिंग तस्वीर है। और मछली साफ कर रही है माँ बहन जो भी है, मछली साफ करते हुए दिखाया गया है। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विजय लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टियों की एक फलक आराम बाग में रखी है इस समय। बात समझ में आई ना। ब्राह्मणों को समिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सासिस मतलब मछली या मांस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध को ढील दे दी, है ना। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। ठीक है, सभी मछली नहीं खा सकते, कुछ खास किस्म की मछली खा सकते हैं बंगाली ब्राह्मण। बात समझ में आई ना। तो स्थानीय परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। आप चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या कोई और हो, ठीक है। लेकिन आपकी जीव भक्ति तभी जगती है कि जब बकरीद पे बकरे काटे जाते हैं, साल के एक दिन ही जगती है, बाकी सारे दिन आप चुप रह जाते हैं। आप पानी बहाने का ज्ञान सिर्फ वाटर सेविंग का ज्ञान सिर्फ आप होली पे देते हैं, ठीक है। पटाखों को न फोड़ने का ज्ञान आप सिर्फ दीपावली पर देते हैं, तो ये मूर्खता है। अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होना है और पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, तो आपके साल के 365 दिन पर्यावरण के लिए काम करें, ठीक है। और सभी से अपील करें कि भाई ये पटाखे वगैरह न जलाओ। पटाखों के अलावा जो ये प्रदूषण होता है, गैस वगैरह खेतों में जो इस समय रबिश वगैरह जलाई जाती है, उसके अलावा जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, गंदा पानी है, तो भाई इनका भी तो रोकना है। इनके लिए भी आपको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आप इतने ज्ञानी हो, इतने बुद्धिजीवी हो कि आपका ज्ञान तभी आता है जब दिवाली आती है, ठीक है। तो भाई एक धर्म के लोगों को बुरा लगेगा। आप इसलिए आपको बुरा लगता है मांस खाना क्योंकि बकरीद पर हजारों बकरे काटे जाते हैं, तो ये भी आपकी मूर्खता है। आपको पानी बचाना है तो साल के 12 महीने बचाना चाहिए पानी। जो वाटर कंजम्पशन है उसको सीमित करना है आपको, उसका अतिरिक्त दोहन नहीं करना है। लेकिन सिर्फ होली पे आप ज्ञान दो कि नहीं यार, नहीं नहीं भैया पानी बचाओ, होली ड्राई होली खेलना है, ड्राई होली, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई लोग यही तो करेंगे ना कि आपका ज्ञान सिर्फ हमारे ही त्योहार में क्यों आ जाता है। तो ये बातें हैं। तो ज्ञानी बनना है, बुद्धिजीवी बनना है, तो सभी दिन बुद्धिजीवी बने रहिए ना। जब आपको चीजें गलत लगे तब कहिए, एक धर्म को टारगेट मत करिए। और ये भारत में हमेशा से होता रहा है, ठीक है। रेप मटेरियल छोड़ो। अनंत वर्मन किससे संबंध रखता है? बंगाल से। जगन्नाथ उड़ीसा, ओके। महोदयपुरम कहाँ से संबंध रखता है? महोदयपुरम 2 जगह केरल है और कहीं नहीं है, तो महोदयपुरम केरल से संबंध रखता है। लीला तिलकम क्या है? केरल से। मलयालम और संस्कृत भाषा में मंगल काव्य, बंगाली भाषा में क्या किया गया उसका? अनंत वर्मन ने क्या किया था? पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उड़ीसा, ठीक है। लघु चित्रकारी कहाँ चल रही है? कांगड़ा, हिमाचल।
मणि प्रवालम क्या है, इस भाषा में पुस्तक लिखी, नाम बताएं। तो लीला तिलकम लिखी गई है मणि प्रवालम, और दो भाषाओं का समावेश किया गया है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा मूंगा। ठीक है, तो ये बताना है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। कथक जब शुरुआत हुआ तो राजपूत संरक्षक बन गए, बाद में मुगल बन गए। अंग्रेजों को तो पसंद नहीं आया क्योंकि वो चोर थे। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं। चौसाला, फोरसाला, इस तरह से आपको बताना है पहले कैसे बनती थी, बाद में। शास्त्रीय लघुचित्र, पीर और बोली, ये सब जानते हो। चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की घोषणा क्यों की, क्योंकि ये उनका काम था भाई। आपसे पूछा जाए, आपने मुझसे पूछा जाए कि आपने क्यों पढ़ाया, तो भैया मेरा ये काम है, पढ़ाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की, क्योंकि भाई ये उनका काम था, उनको काम मिलता था। हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्हीं का इतिहास लिखा गया है। और ये इतिहास मिल भी जाता है, जो आम जन का इतिहास है वो प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि मौखिक परंपराएं थी, ये लिखित परंपरा के रूप में है। विजेताओं ने पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों किया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में उनको उनका समागम तभी हो पाएगा जब मंदिर पर, भाई लोगों की आस्था मंदिर पे थी, और जो मंदिर पे शासन करेगा लोग भी उसी को शासक मानेंगे। तो इसीलिए वो बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए, विरोध में बनाया गया भैया। ठीक है, एक टाइम था जब वहां पर ये तुम्हारी मस्जिदें वगैरह बहुत सारी बनने लगी, बाद में मंदिरों का निर्माण काल आया 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के में। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यही खत्म करते हैं भाई। अच्छा लगा होगा आई होप चैप्टर, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। कल्चर का पोर्शन तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा प्रीलिम्स में। स्टेट पीसीएस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। ये न्यू एनसीईआरटी है, इसीलिए इसमें चैप्टर का चेंज है। पुरानी एनसीईआरटी होती तो चैप्टर शायद 8 या 9 है, ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो ये चैप्टर 7 है। और यही आपको करना है, बहुत सारा ग्रैब मटेरियल लेके बाहर नहीं घूमना है। अगर जरूरत महसूस होगी तो मैं उन चीज़ों को करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा चैप्टर आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।